मोनोलिथ कैप्चर इवेंट की संरचना सरल थी। सर्वाइवल गेम्स की तरह मुख्य इवेंट भी 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 25 मैच होंगे। सुबह 12 और रात में 13 मैच होंगे। मैचों की रिकॉर्डिंग होना वाकई बहुत सुविधाजनक था, जिससे लोग लाइव प्रसारण के दौरान मौजूद न होने पर भी उन्हें देख सकते थे। इस तरह लोग अपनी पसंद के मैच को प्राथमिकता दे सकते थे और किसी भी अप्रत्याशित मुकाबले या दिलचस्प ड्रामे को देखने से चूक नहीं सकते थे। इसी कारण से एक साथ कई मैच आयोजित करना संभव था। निजी कमरे में डेमियन, कैथरीन और ईवा अभी भी अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। ये आदमी तो एकदम क्रूर है, इसलिए योजना बनाने का काम हमें ही करना चाहिए। बस उसे वही करने के लिए मजबूर कर दो जो हम तय करें। कैथरीन ने डेमियन को घूरते हुए कहा। ओई, उसने पलटकर जवाब दिया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। वह सच कह रही थी। उसकी युद्ध क्षमता और शक्ति दोनों ही बहुत अधिक थी, लेकिन रणनीति बनाने की उसकी प्रतिभा या तो मौजूद नहीं थी या अभी विकसित नहीं हुई थी। उसे कभी ज्यादा रणनीति बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कालकोठरी हमेशा सबसे भयंकर लड़ाइयों से भरी रहती थी और एक बार जब वह उसे छोड़ देता था तो उसे जीवन मरण की स्थितियों की कमी महसूस होती थी। इसलिए उसने योजना बनाने का काम कैथरीन को सौंप दिया। असल में यही तो टीम वर्क का मूल अर्थ है। वह सब कुछ खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपनी कमियों को पूरा करने के लिए भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। डेमियन के मन में अचानक एक विचार आया। हे ईवा, क्या तुम थोड़ा विस्तार से बता सकती हो कि प्रकृति के प्रति तुम्हारा लगाव क्या क्या कर सकता है? ईवा हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बोलने का फैसला किया। यह मूलतः जैसा प्रतीत होता है वैसा ही है। एक निश्चित क्षेत्र के भीतर प्रकृति की हर चीज मेरे नियंत्रण में है। पेड़ पौधे और यहाँ तक कि धरती भी मेरी क्षमता के दायरे में आती है। डेमियन सोचने लगा, जब भूभाग हमारे अनुकूल होगा तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन स्क्रीन पर हमने जो भूभाग देखा उसमें द्वीप और शहर भी थे। हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे वह हमारे लिए बोझ न बने। अपने विचार व्यक्त करते हुए डेमियन ने निर्णय के लिए कैथरीन की ओर देखा। उसने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। विभिन्न टीमों ने अपनी रणनीति में तालमेल बिठाने और रणनीति को समन्वित करने के लिए काम किया, और देखते ही देखते सप्ताह बीत गया। पूरी तरह से एकजुट होने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन साथ मिलकर काम करना सीखने के लिए काफी था। कुछ टीमें ऐसी होंगी जो एक साथ काम नहीं कर पाएंगी, लेकिन यह उनकी बदकिस्मती थी। असल में टीमों का चयन यादृच्छिक तरीके से किया गया था। अन्यथा पहले इवेंट में दूसरे और पहले स्थान पर रहे डेमियन और कैथरीन को कभी भी एक साथ एक टीम में नहीं रखा जाता। इस प्रतियोगिता में एक और चीज थी जो भाग्य पर आधारित थी। प्रतियोगिता के अंत तक केवल 100 टीमों को ही आगे बढ़ने की अनुमति थी, लेकिन जिस तरह से इसे संरचित किया गया था उसके अनुसार सप्ताह के अंत तक 175 टीमें जीत हासिल कर लेती। इसी वजह से एक और व्यवस्था जोड़ी गई। शेष 150 टीमें अगले दौर में अपनी जगह बनाए रखने के लिए एक बार फिर प्रतिस्पर्धा करेगी, जबकि 25 टीमों को सीधे तीसरे दौर में प्रवेश दिया जाएगा। चूंकि उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें कितनी बार लड़ना होगा और वे किस तरह के इलाके में होंगे, इसलिए प्रत्येक टीम को जीतने के लिए विभिन्न रणनीतियां बनानी पड़ी। केवल 1 या 2 रणनीतियां पर्याप्त नहीं थी। डेमियन, कैथरीन और ईवा अपने निजी कमरे से बाहर निकले। मोनोलिथ कैप्चर प्रतियोगिता का पहला दिन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। डेमियन की किस्मत हमेशा से अच्छी रही है, लेकिन कैथरीन के साथ एक ही टीम में होने के बाद ऐसा लग रहा था कि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। उनकी टीम प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली टीमों में से एक थी। इससे स्वाभाविक रूप से उन्हें नुकसान होगा, क्योंकि दूसरे उनकी टीम की संरचना और गतिविधियों को समझकर उनके खिलाफ योजना बना सकेंगे। लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने इस स्थिति के लिए बहुत पहले ही योजना बना ली थी। वे एक कर्मचारी के पास गए जिसने उन्हें 2 नंबर वाले कार्ड दिए। यह उनकी टीम का नंबर था और पूरे आयोजन के दौरान उनकी पहचान के लिए इसी नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। मंच पर पहुंचते ही उनका सामना अपने दुश्मनों से हुआ। ये 2 इंसानों और एक अर्धमानव की टीम थी। दोनों टीमें एक दूसरे को घूर रही थीं, तभी एक स्वचालित आवाज गूंजी। एक साथ 13 मैच चल रहे थे, इसलिए आयोजन की सहायक टीम ने संभवतः इन रिकॉर्डिंग को पहले से तैयार कर लिया था। टीम 2 बनाम टीम 43। मैच शुरू। जब डेमियन ने अपनी आंखें खोली तो वह एक घने जंगल में था, ठीक वैसे ही जंगल में जैसा उसने धरती की सतह पर आते ही देखा था। अच्छा, उसने कहा, यह हमारी योजना के लिए एकदम सही है। कैथरीन ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, ईवा, तुम मोनोलिथ की रक्षा करो। डेमियन, तुम्हें पता है क्या करना है। इस बीच मैं अपना हिस्सा तैयार कर लूंगी।
तीनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर अलग हो गए। डेमियन सीधे दूसरी टीम की ओर बढ़ा जबकि कैथरीन बाईं ओर मुड़ गई। जब वे प्रकट हुए तो मोनोलिथ ठीक उनके पीछे था, इसलिए ईवा वहीं रुकी रही। दूसरी ओर इसी तरह की घटनाएं घट रही थी। डोनाल्ड, तुम जानते हो कि क्या करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उन्हें पास नहीं आने दे सकते, एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा। डोनाल्ड ने सिर हिलाया। आपको भी, क्लार्क। उनमें से दो बेहद बुद्धिमान हैं, इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना होगा। फिर वे दोनों उस अर्धमानव की ओर मुड़े। तुम्हारी शारीरिक शक्ति हम दोनों से कहीं अधिक है, रेक्स। ध्यान रखना कि कोई तुम्हें रोक ना पाए। मैं उनकी रक्षा पंक्ति का ध्यान भटकाऊंगा, तुम सीधे मोनोलिथ की ओर बढ़ो। तीनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर सहमति दी। सब कुछ सुझाने में उन्हें 5 मिनट से भी कम समय लगा था, इसलिए उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन वे बहुत गलत थे। बूम! जंगल में एक धमाके की आवाज गूंजी और एक काली धारा तेजी से आगे बढ़ने लगी। समूह ने फैसला किया था कि फिलहाल उसकी अंतरिक्षीय क्षमताओं को छिपाना ही बेहतर होगा, इसलिए वह अपनी गति पूरी तरह से बिजली की गति पर आधारित कर रहा था। विरोधी समूह के विपरीत उनके समूह ने तुरंत योजना पूरी कर ली और अलग हो गए। तैयारी के पूरे सप्ताह के दौरान हुई चर्चाओं के बाद आगे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। डेमियन बिना रुके जंगल में तेजी से भागा, मानो अपनी जबरदस्त ताकत से ही मुकाबला जीतना चाहता हो। यह देखकर क्लार्क का चेहरा बिगड़ गया। योजना बदलनी पड़ेगी। रेक्स, उसे रोको। मैं उनके मोनोलिथ की ओर चलता हूं। शेर और अर्धमानव रेक्स तुरंत आगे बढ़ा जबकि क्लार्क उससे अलग हो गया। दौड़ते समय धरती ने उसे आगे धकेला जिससे उसकी गति बढ़ गई। फिर उसकी टक्कर डेमियन से हो गई जिससे कई पेड़ गिर गए। दोनों बेपरवाह होकर लड़ने लगे। धरती के नुकीले टुकड़े और हवा में तैरते चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े डेमियन की ओर गिरे जबकि बिजली की लपटें रेक्स की ओर बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे के हमलों को झेला और पीछे हट गए। संतुलन बहाल करते हुए दोनों ने एक दूसरे को सतर्कता से घूर कर देखा, इससे पहले कि वे फिर से भिड़ने लगे। तारांकन तारांकन तारांकन। अखाड़े के बाहर कई प्रतिभागी मैच देख रहे थे। डेमियन ने एथन के खिलाफ अपने मुकाबले के पहले दौर में शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए कई लोग उससे सावधान थे। ईथन भी मैच देखने वालों में शामिल था क्योंकि उसका मैच शाम के समय होना था। वह अपनी पूरी ताकत छिपा रहा है, ईथन ने सोचा। उसकी शारीरिक शक्ति मेरे बराबर है, इसलिए वह शेर उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा लचीला है। एक अन्य क्षेत्र में जेनेथ अकादमी से डेमियन के साथ आए बौने भाई बहन भी मैच देख रहे थे। क्या सोचते हो, आरा? वह इतने समय से अपनी स्थानिक क्षमता को छिपा रहा है, वरना वह इन कमजोर प्रतियोगियों को आसानी से हरा देता। जुड़वा भाई ने कहा। आरा ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई रणनीति बनाने की अक्ल है, एरन। या तो वो कैथरीन नाम की लड़की होगी या फिर वो बौना जो उनके साथ है। फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि वे आने वाले दौरों में अपनी अप्रत्याशितता बढ़ाने के लिए भीड़ को बेवकूफ बना रहे हो। एरन ने देखते हुए सिर हिलाया। पहले दौर से पहले जितने भी प्रतिभाशाली लोगों से वह मिला था, उनमें से डेमियन ही उसे सबसे खतरनाक लगता था। अगर हमें उसका और उस कैथरीन नाम की लड़की का एक साथ सामना करना पड़ा, तो शायद ये हमारी सबसे कठिन लड़ाई होगी। तारांकन तारांकन तारांकन। जंगल के भीतर डेमियन और रेक्स आपस में भिड़ते रहे और एक दूसरे को अपने अपने टापुओं से दूर ले गए। इसी बीच क्लार्क ईवा की स्थिति की ओर बढ़ रहा था। अगर बाकी दोनों आगे बढ़ गए तो वह सबसे कमजोर कड़ी होगी। आखिरकार वह उनकी तरह कोई असाधारण प्रतिभा वाली नहीं है। क्लार्क ने अपने हाथों में बिजली की ऊर्जा भरते हुए मोनोलिथ की ओर दबे पांव कदम बढ़ाया। डेमियन की बिजली के विपरीत इस बिजली का मूल बैंगनी रंग बरकरार रहा। जैसे ही वह सीमा के भीतर पहुंचा, उसने तुरंत अपनी शक्ति को अपने कंगन में प्रवाहित किया, जिससे वह विशालकाय पत्थर 2 भागों में बंट गया और उसके भीतर का कोड प्रकट हो गया। उसने जंगल की आड़ में ईवा को घबराते हुए देखा और कोड देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक उसका पैर अटक गया। ये घना जंगल का वातावरण, ये जड़ें हर जगह फैली हुई हैं। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो इससे मेरी गतिशीलता सीमित हो जाएगी और हमें जीत से हाथ धोना पड़ेगा। उसने समस्या को अनदेखा किया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर से फंस गया। धत्तेरे की, उसने बड़बड़ाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ईवा से अपनी नजर हटाई, ईवा का पूरा व्यवहार बदल गया। उसने अपना हाथ उठाया और फिर उसे नीचे गिरा दिया। लकड़ी और लताओं की अनगिनत शाखाएं चारों ओर से क्लार्क की ओर बढ़ी और उसे अपने जाल में जकड़ लिया। चौंककर उसने बेलों को जलाने के लिए बिजली छोड़ दी।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक पूरा पेड़ का तना उसकी ओर बढ़ रहा था, जो उसके सिर से टकराकर उसे बेहोश कर गया। ईवा मुस्कुराई। पहला चरण पूरा हुआ। दूसरी ओर डोनाल्ड अभी भी उस विशालकाय शिलाखंड की रखवाली कर रहा था। उसे अपने आसपास एक अशुभ आभास हो रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अपने आसपास के वातावरण पर अपनी सतर्कता बढ़ा दी। उसे इस बात का पता नहीं था कि उस विशालकाय संरचना का पिछला हिस्सा बहुत पहले ही गिर चुका था और एक राजकुमारी कोड लेकर अपने ठिकाने की ओर वापस जा रही थी। कुछ ही मिनटों बाद वह भ्रम टूट गया और बजा बजते ही डोनाल्ड भयभीत रह गया। पहला राउंड टीम 2 ने आसानी से जीत लिया था। दूसरा दौर और भी तेज था। चूंकि ईवा की प्रकृति संबंधी विशेषता पहले ही सामने आ चुकी थी, इसलिए छुपकर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने सबसे ताकतवर सदस्य डेमियन को मोनोलिथ की रक्षा करने और पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को बेहोश करने का काम सौंपा, जबकि ईवा ने रक्षकों को उलझा दिया और कैथरीन ने कोड चुरा लिया। ये जानते हुए भी कि भ्रम की स्थिति हो सकती है, दूसरी टीम कुछ नहीं कर पाई। उनमें पलटवार करने की ताकत ही नहीं थी। पहले दौर में इतने लंबे समय तक टिके रहने का एकमात्र कारण ये था कि डेमियन की टीम की एक बड़ी योजना थी, जिसमें वे मोहरे बनकर रह गए। और इस तरह दूसरे इवेंट में उनकी पहली लड़ाई एक शानदार जीत के साथ समाप्त हुई। अपना मैच खत्म होने के बाद डेमियन और कैथरीन ने दिन के बाकी मैच देखने के लिए अखाड़े में लौटने से पहले कुछ घंटों तक आराम किया। ईथन के मुकाबले का नतीजा सबसे स्पष्ट था। उसकी शारीरिक शक्ति लगभग बेजोड़ थी, जिसकी बदौलत वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा सकता था। चूंकि उसकी टीम किसी असाधारण प्रतिभा के धनी से नहीं लड़ रही थी, इसलिए रणनीति की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक पुरानी कहावत है कि पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी योजना या छल कपट मायने नहीं रखता। यह अज्ञात था कि क्या मजबूत प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भी यही रणनीति अपनाई जाएगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे चौंकाने वाला मुकाबला जुड़वा बच्चों का था। डेमियन ने अकादमी से आए अन्य लोगों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे ऐसा करना ही पड़ रहा था। जुड़वा भाइयों का मुकाबला उन्हीं की तरह 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की टीम से था, लेकिन उन्होंने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दे दी। जहां एक और जुड़वा भाई एरन गणना और भविष्यवाणी में बेहद माहिर था, वहीं दूसरी ओर जुड़वा बहन आरा युद्ध की देवी जैसी थी। जब दोनों एक साथ होते थे तो वे सचमुच भयावह हो जाते थे। दिन तेजी से बीतते गए और कई प्रतिभागी बाहर हो गए। टूर्नामेंट की शुरुआत में मौजूद 50 प्रतिभाशाली प्रतिभागियों में से केवल आधे ही बचे थे। एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले के अलावा ऐसे भी कई मामले थे जहां उनके अहंकार ने उन्हें हार का सामना करवाया। सर्वोच्च प्रतिभा का खिताब मिलना केवल किसी व्यक्ति की प्रतिभा और वर्तमान क्षमता को ही दर्शाता है। सर्वाइवल गेम्स में कैथरीन द्वारा बुरी तरह हराए गए ईवान का उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट था कि हर प्रतिभाशाली व्यक्ति में बुद्धिमत्ता मौजूद नहीं होती है। टीम 2 का अगला मैच प्रतियोगिता के चौथे दिन हुआ और एथन की तरह ही उन्होंने भी अपनी ताकत के बल पर जीत हासिल करने का फैसला किया। इलाका पथरीला समतल मैदान था और डेमियन की मौलिक शक्तियों के कारण उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। वह विरोधी टीम को भेदते हुए सीधे मोनोलिथ तक पहुंचा और उसे तोड़ दिया। इसके बाद कैथरीन ने अपनी प्रणोदन तकनीक का उपयोग करते हुए तेजी से कोर्ट तक पहुंचकर उसे याद कर लिया और फिर वापस मोनोलिथ की ओर चल पड़ी। दोनों राउंड एक ही तरह से खेले गए, जिससे विरोधी टीम को स्पष्ट हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः टीम 2 की कमजोरी का पता चल गया। पेड़ पौधों की कमी के कारण ईवा एक बोझ बन गई जो राउंड के दौरान जरा भी मदद नहीं कर सकी। बाकी बचे प्रतिभागियों में से कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर दे। टीम 2 एक अनिश्चित स्थिति में थी और यकीनन उनके सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वियों में से एक थी। अगर उन्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए जरा सी भी चूक मिल जाती तो वे उसका फायदा जरूर उठाते। प्रकृति के प्रति लगाव हमेशा से ही ऐसी चीज रही है जिस पर हमारी प्रजाति को गर्व रहा है, लेकिन इसकी कुछ स्पष्ट कमजोरियां भी हैं, आरा ने कहा जब वे टीम 2 को युद्ध के मैदान से बाहर जाते हुए देख रहे थे। बिल्कुल, अरेन ने जवाब दिया। अगर हमें शहर का इलाका मिल जाए तो ये हमारे लिए सबसे आदर्श स्थिति होगी। भले ही डेमियन अपनी स्थानिक क्षमताओं का इस्तेमाल करने का फैसला करे, लेकिन वातावरण के कारण उसकी क्षमताएं बहुत सीमित हो जाएंगी। हमारा सबसे बड़ा खतरा मायावी शक्तियां होंगी। जुड़वा भाई आपस में बातचीत करते रहे। उन्होंने अपने दोनों मैच जीत लिए थे और अगले दौर में जाने का अधिकार हासिल कर लिया था, लेकिन अगले दौर के शुरू होने से पहले अभी भी 75 खिलाड़ियों को बाहर करना बाकी था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनमें से किसी को वरीयता मिलेगी, इसलिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। डेमियन, कैथरीन और ईवा भी इसी तरह की बातचीत कर रहे थे।
कैथरीन ने कहा, इस समय हमारा सबसे बड़ा खतरा जुड़वा भाई है। दूसरी टीमें मजबूत हैं, लेकिन उनकी बुद्धि एरन की बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं है। ईवा ने सिर हिलाया। एल्फ साम्राज्य छोड़कर अकादमी जाने से पहले भी उन्हें हमारी पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में गिना जाता था। अगर किसी से हमें सावधान रहने की जरूरत है तो वो यही लोग हैं। डेमियन चुप रहा, लेकिन फिर भी वह उनसे सहमत था। उन्हें उन जुड़वा भाइयों की बाजी पलटने की योजना बनानी ही थी। जल्द ही सप्ताह समाप्त हो गया और वरीयता प्राप्त टीमों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया। उद्घोषक मंच पर गया और सबसे सरल विधि का प्रयोग करते हुए एक सीलबंद डिब्बे से कागज की पट्टियां निकाली। डिब्बे में अंतर्निहित माना तकनीक के साथ धोखाधड़ी करने का कोई तरीका नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, न तो टीम 2 और न ही जुड़वा भाइयों को वरीयता मिली। हालांकि ईथन की टीम को किस्मत से चयन में जगह मिल गई। डेमियन इससे खुश था। उसे इस तरह के रणनीति वाले खेल में ईथन का सामना करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक ऐसा पुनर्संहार चाहता था जिसमें वे एक दूसरे से पूरी ताकत से लड़े और उनका एकमात्र मकसद दूसरे पक्ष को नॉकआउट करना हो। पिछले सप्ताह के प्रारूप का ही पालन करते हुए मैच 3 दिनों तक चले। ऐसा प्रतीत हुआ कि सभी ने 2 टीमों और बाकी टीमों के बीच ताकत के अंतर को महसूस कर लिया था, इसलिए उन्हें अंतिम दिन तक मुकाबले के लिए नहीं चुना गया। यह दूसरे दौर की आखिरी लड़ाई थी। डेमियन और कैथरीन बनाम एरन और आरा। इलाके को पहले ही शहर घोषित कर दिया गया था, इसलिए ईवा मुकाबले से बाहर हो गई। उसके अलावा जुड़वा बहनों के तीसरे साथी का नाम तक किसी को याद नहीं था। वैसे भी वह लगभग बेकार ही था, बस अपने साथियों के सहारे ही खेल रहा था। अगर वह तीसरे दौर तक पहुंच भी जाता तो शुरुआत में ही बाहर हो जाना उसकी नियति थी। इन दोनों समूहों के बीच का मैच विशेष रूप से रोमांचक था। पहला दौर जुड़वा भाइयों ने जीता, जिन्होंने अविश्वसनीय रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए जीत हासिल की। आरा ने सीधे डेमियन पर हमला किया और उसे एक रोमांचक लड़ाई में उलझाए रखा, जबकि एरन ने मोनोलिथ पर हमला किया। उसकी आत्मीयता पृथ्वी थी, लेकिन इसका पारंपरिक रूप से उपयोग करने के बजाय उसने कठपुतली नचाने वाले के रूप में काम करने के लिए गोलेम और इसी तरह की संरचनाएं बनाई। यह एक ऐसा कौशल था जिसे उन्होंने अब तक प्रदर्शित नहीं किया था, जिससे टीम चौंक गई और उन्हें पहला दौर जीतने का मौका मिला। हालांकि दूसरा दौर टीम 2 के नाम रहा। अपनी पहली रणनीति के अधिक जटिल संस्करण का उपयोग करते हुए डेमियन और कैथरीन जुड़वा बच्चों को एक छोटी सी गलती करने के लिए बरगलाने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से उन्हें जीत से हाथ धोना पड़ा। दर्शक पूरे समय उत्साह से भरे रहे। यह मैच अब तक के सभी मैचों में सबसे मनोरंजक था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इसे अंत में क्यों रखा गया था। यह उनके मुकाबले का अंतिम दौर था और सब कुछ दांव पर लगा था। जो टीम हारती वो सब कुछ खो देती। डेमियन इस समय अपने अन्य 2 साथियों के साथ एक बैठक में थे। ठीक है, बस यही है, चलिए अब उस लक्ष्य को पूरा करते हैं जिसके लिए हम इतने समय से काम कर रहे हैं। जैसे ही दौर शुरू हुआ, डेमियन तुरंत दुश्मन के विशालकाय ढांचे की ओर टेलीपोर्ट हो गया। अब उसे अपनी स्थानिक क्षमता को छिपाने की जरूरत नहीं थी। आधे रास्ते में उसकी मुलाकात आरा से एक बार फिर हुई, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के विशालकाय ढांचे की ओर तेजी से बढ़ते रहे। यह आखिरी दौर न तो ताकत का था और न ही रणनीति का, बल्कि पूरी तरह से गति पर निर्भर था। यह देखने की होड़ थी कि कौन दूसरे के कोड को तेजी से पढ़ और इनपुट कर सकता है। डेमियन तेजी से मोनोलिथ की ओर दौड़ा और कोड याद करते हुए उसे झटपट खोल दिया। अब बस उसे अपने होम बेस तक पहुंचना था। चूंकि वार्पिंग करना धोखा देने जैसा था, इसलिए उसने सामान्य टेलीपोर्ट से वापस लौटने का फैसला किया। आसान रास्ता अपनाने में कोई रोमांच नहीं था। जैसे ही डेमियन वापस लौटा, आरा भी उस विशालकाय संरचना के पास पहुंच गई। उसने अपने ब्रेसलेट को सक्रिय किया और उसे खोला, लेकिन तुरंत कोड खोजने की कोशिश नहीं की। पहले उसने ये सुनिश्चित करने के लिए उसकी संरचना पर कई हमले किए कि यह वास्तविकता है, कोई भ्रम नहीं। उसे बस इसी पुष्टि की जरूरत थी। आखिरकार मायाजाल भी आखिर माना ऊर्जा से ही बना होता है। अगर वह मायाजाल की सीमा पर लगातार प्रहार करती रहे तो कम से कम थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो जरूर दिखेगा। जैसे ही वह कोड पढ़ने गई, उसने मन ही मन खुशी मनाई। एक आखिरी छिपा हुआ कार्ड था जो उसे आसानी से यह मैच जिता सकता था। सच तो यह था कि उसका और उसके जुड़वा भाई का टेलीपैथिक कनेक्शन था। उनकी घनिष्ठता इसी का परिणाम थी। जन्म से ही वे एक दूसरे के विचारों को सुन और पढ़ सकते थे। बड़े होते होते वे एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए। जब तक आरा कोड पढ़ पाती, एरन उसे तुरंत मोनोलिथ में डाल सकता था।
उसकी तरह ही उत्साहित होकर एरन धैर्यपूर्वक मोनोलिथ पर हाथ रखे इंतजार कर रहा था, कोड डालने के लिए तैयार। उसने जमीन की दरारों से निकलने वाली छोटी छोटी लताओं पर ध्यान नहीं दिया। दोनों टीमें फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ रही थी और बाहर खड़े सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे। इस दौर में इस तरह के मुकाबले की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक टीम के पास टूर्नामेंट का सबसे तेज दिमाग था, जबकि दूसरी टीम के पास सबसे ज्यादा शारीरिक ताकत। गति पर निर्भर होने के कारण मैच का परिणाम और भी अनिश्चित हो गया। यहां तक कि ईथन भी मैच देखते हुए असमंजस में था। जिस तरह से हालात चल रहे हैं, उससे तो लगता है कि जुड़वा भाई ही जीतेंगे, लेकिन पिछली बार जब हमने बात की थी तब डेमियन जिस तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था, उससे लगता है कि मुझसे कुछ छूट रहा है ना? वरीयता मिलने के बाद उन्होंने डेमियन से बात की। दोनों ने पहले ही शीर्ष 12 में अपना मैच तय कर लिया था, इसलिए अगर उनमें से कोई एक क्वालिफाई नहीं कर पाता तो ये बहुत दुख की बात होती। इसके अलावा दोनों ने एक दूसरे के कौशल को सुधारने के लिए अभ्यास भी किया। खैर, वह ऐसा व्यक्ति लगता है जिसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो सकती है, और मेरे कोई भी दोस्त औसत दर्जे के नहीं है। देखते हैं उसके पास क्या योजना है। आरा मोनोलिथ तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने कोड पढ़ा, उसने कमरे में डेमियन को प्रकट होते देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मुकाबला वाकई कड़ा था, लेकिन अब उनकी जीत पक्की थी। अरेन को उनके संपर्क के जरिए कोड मिला और जैसे ही वह उसे टाइप करने के लिए आगे बढ़ा, उसका शरीर अचानक अकड़ गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? लाख कोशिश करने पर भी वह हिल नहीं पा रहा था। प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता शांतिप्रिय एल्स के पास हो सकती थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन यह जरूरी नहीं था। जहर प्राकृतिक रूप से भी बनाया जा सकता था। कमरे के अंधेरे में से एक आकृति उभरी। ये ईवा थी, जो इतने समय से घात लगाकर बैठी थी। उसने कहा, तुम्हें पता है, अपने विरोधियों को कम आंकना अच्छा नहीं होता। शहर के दूसरी तरफ आरा भी एक पल के लिए संभल गई, लेकिन उनके पास अभी भी विकल्प मौजूद थे। जैसे ही डेमियन पास आया, उसने खेल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में अपने तीसरे साथी को कोड समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी यह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक उसने डेमियन को उस विशालकाय पत्थर के सामने पाया, जो अचानक अपनी पिछली स्थिति से कुछ इंच आगे खिसक गया था, और उसकी सतह पर मौजूद कोड पूरी तरह से अलग था। एक बैकअप प्लान का बैकअप प्लान, डेमियन ने कहा। जब बात आप दोनों के बराबर बुद्धि वाले किसी व्यक्ति की हो तो हम कभी भी जरूरत से ज्यादा सावधान नहीं हो सकते। वह विशालकाय संरचना कैथरीन के हमलों को बिना विचलित हुए इसलिए झेल सकी क्योंकि उस समय वह कोई भ्रम नहीं थी। कैथरीन ने उसके सामने पहुंचने से ठीक पहले ही उसकी स्थिति और कोड में थोड़ा सा बदलाव करके उसे धोखा दिया था। आरा की असहाय आंखों के सामने डेमियन ने उनके मोनोलिथ का कोड टाइप किया और इस तरह खेल जीत लिया। नेक्सस इवेंट का दूसरा दौर ठीक इसी तरह समाप्त हो गया। मंच पर वापस टेलीपोर्ट होने के बाद जुड़वा बच्चे डेमियन के समूह के पास पहुंचे। जीत पर बधाई हो, अरेन ने कहा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था, फिर भी उसने एक अच्छे खिलाड़ी की तरह व्यवहार किया। सच में, वो आखिरी चाल तो कमाल की थी, आरा ने आगे कहा। ईवा को देखते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं, और हार से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। परेशान होने के बजाय वह अपनी उम्र के एक ऐसे बौने को देखकर उत्साहित थी जो डेमियन और कैथरीन जैसे सर्वोच्च प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। धन्यवाद, ईवा ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसके साथ सहयोग करते हुए डेमियन और कैथरीन ने यह जान लिया था कि उसका आत्मविश्वास केवल युद्ध के दौरान ही प्रकट होता था, जिससे उन्हें खूब मनोरंजन मिलता था। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आपने उस स्थिति के लिए पहले से ही योजना बना रखी थी? एरन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। हर कोई जानता था कि वह किस स्थिति की बात कर रहा है। यह देखकर कि ये जुड़वा बच्चे मिलनसार थे, डेमियन के समूह ने उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया। उन्होंने धीरे धीरे जुड़वा बच्चों को अपनी योजना समझाई। उनकी योजना सीधी सादी थी। डेमियन की स्थानिक क्षमताओं को छिपाना उनके लिए तब फायदेमंद होता जब उनका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो उनसे अकादमी में नहीं मिला था, इसलिए यह एक तरह की एहतियात थी। वहीं उनकी रणनीति का मुख्य उद्देश्य ईवा के महत्व को कम करना था। ईवा को प्रकृति से विशेष लगाव था, जो हरे भरे वातावरण में अपने सर्वोत्तम रूप में प्रकट हुआ। जंगल में पहुंचने पर यह बात निश्चित रूप से सामने आ जाती, और चूंकि जंगल उनका पहला इलाका था, इसलिए उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। ईवा ने पूरी ताकत लगा दी और विरोधी टीम के सदस्यों को बिना किसी परेशानी के निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसकी कुशलता साबित हो गई। अब जब सारा ध्यान ईवा पर केंद्रित था, तो योजना के अगले चरण की शुरुआत का समय आ गया था।
उनका अगला पड़ाव एक पथरीला समतल मैदान था। इस दौर में ईवा ने कोई असाधारण प्रदर्शन नहीं किया। डेमियन और कैथरीन ने टीम को संभाला और विरोधियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़े। ईवा की भूमिका न के बराबर होने के कारण लोगों ने तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने इस मैच के दूसरे दौर का इस्तेमाल इस धारणा को पुख्ता करने के लिए किया कि ईवा हरे मैदान के बाहर किसी काम की नहीं है। उनके लिए यह दिखाना महत्वपूर्ण था कि वह समूह की सबसे कमजोर कड़ी है। और अंत में उनका आखिरी प्रतिद्वंद्वी मुकाबला, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना जुड़वा भाइयों से है, तो वे समझ गए कि डेमियन की स्थानिक क्षमता को छुपाना व्यर्थ था, क्योंकि वे दोनों एक ही अकादमी से थे। फिर भी इससे उनका हौसला कम नहीं हुआ। पहले दौर में जुड़वा बहनों की अप्रत्याशित चाल के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरे दौर में उन्होंने वापसी कर ली। इस पूरे समय में वे ईवा को एक कमजोर कड़ी के रूप में पेश करती रहीं, जिसकी भागीदारी अब मायने नहीं रखती थी। और यह सब अंतिम दौर में साकार हुआ। यह एक ऐसा दौर था जहां पिछले दो दौरों की तरह ही ताकत और बुद्धि के बजाय गति को प्राथमिकता दी गई। इस दौर में जरा सी भी चूक जीत छीन सकती थी, जिससे दोनों टीमें अत्यधिक एकाग्रता की स्थिति में आ गईं। इस स्थिति में जुड़वा भाई ईवा की अपने अड्डे पर निरंतर उपस्थिति को समझ नहीं पाए थे। उसे शुरुआत में ही डेमियन द्वारा वहां भेजा गया था। आखिरकार वो पिछले दौरों से अड्डे के स्थान को पहले से ही जानता था। अगर डेमियन चाहता तो वह मोनोलिथ कैप्चर गेम को पल भर में खत्म कर सकता था। उसकी शक्ति गेम की कार्यप्रणाली का सटीक प्रतिकार थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहा था। यही कारण है कि उसने वार्प का इस्तेमाल केवल ईवा को सही स्थिति में लाने के लिए किया। जब दोनों टीमें एक दूसरे के विशालकाय स्तंभों की ओर दौड़ रही थीं, तब उसने जमीन की दरारों में बीज बो दिए और उनसे निकली लताएं रेंगती हुई एरन तक पहुंच गईं। प्रकृति के प्रति लगाव इस मायने में खास था। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लड़ने के बजाय पालन पोषण के लिए किया जाता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस पालन पोषण की शक्ति को दुश्मनों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ईवा की कम उम्र के कारण ही लोग यह मान लेते थे कि वह इस शक्ति का पूरा फायदा नहीं उठा सकती और सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करती है। और सच तो यह था कि वे सही थे। वास्तव में ईवा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी शक्ति का उपयोग इस तरह किया जा सकता है, जब तक कि वह डेमियन और कैथरीन से नहीं मिली। इन दोनों की रहस्यमय तत्वों के साथ रचनात्मकता ने उसे उस बाधा को पार करने में मदद की जिसका सामना वह अपनी आक्रमण शक्ति के संबंध में कई वर्षों से कर रही थी। और एक बार जब उसे दिशा का पता चल गया, तो उसे आवेदन प्रक्रिया समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह अंतिम दौर में अपने साथ छोटे जहरीले पौधों के बीज लेकर आई थी और उसने कार्यक्रम के सहायक कर्मचारियों से अनुमति भी प्राप्त कर ली थी। भले ही मैच के अंत में एरन को अचेत करने में उनकी भूमिका छोटी सी लगी हो, लेकिन यही छोटा सा कदम उनके लिए जीत का निर्णायक साबित हुआ। कैथरीन द्वारा मोनोलिथ पर मायाजाल का इस्तेमाल करके जो सुरक्षा उपाय किया गया था, उसके बावजूद एरन के निष्क्रिय हो जाने तक उनकी जीत की कोई गारंटी नहीं थी। कुल मिलाकर यह योजना गुमराह करने का एक सरल मामला था जिससे अपार लाभ प्राप्त हुए। जैसे जैसे जुड़वा बच्चे सुनते गए, उनकी आंखों में समझदारी की चमक आ गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। योजना हर किसी के भीतर मौजूद स्वाभाविक अहंकार पर केंद्रित थी। अगर ऐसा ना होता तो हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते, चाहे वह सबसे कमजोर प्रतिभागी ही क्यों ना हो। डेमियन मुस्कुराया और सिर हिलाया। सच कहें तो आपकी स्थिति में हम भी शायद यही करते। हमें सर्वोच्च प्रतिभा का खिताब मिला था और भले ही इसी उपाधि वाले कई लोग असफल हो गए हों, इससे हमारी उपलब्धि पर कोई असर नहीं पड़ता। हमें घमंड होना और आम प्रतिभागियों को नीचा समझना स्वाभाविक है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वे भी अपनी अपनी जगह प्रतिभाशाली हैं। आखिर हमारी नन्ही ईवा को ही देख लो, डेमियन ने शरारती अंदाज में उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा। ईवा के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई, जिससे कैथरीन की आंखें सिकुड़ गईं और वह सीधे डेमियन की कमर की ओर बढ़ी और उसे जोर से चुटकी काट ली। आह, ये किस लिए है? डेमियन ने दर्द का नाटक करते हुए चिल्लाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस लिए था, बस इतना जान लो कि तुम इसके लायक थे। कैथरीन ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाते हुए अपनी हल्की सी मुस्कान छुपाते हुए जवाब दिया। उन दोनों को देखते हुए ईवा भी बेबस सी मुस्कुराई। उनसे उसकी पहली मुलाकात भी उनके बीच के सूक्ष्म तनाव को देखकर ही शुरू हुई थी, भला वह समझ क्यों न पाती कि क्या चल रहा है। बस उसका दखल देने का कोई इरादा नहीं था। उसने डेमियन को कभी भी रोमांटिक नजरों से नहीं देखा था, बस अचानक हुए संपर्क से वह शर्मा गई थी। वह किसी भी तरह से नस्लवादी नहीं थी, लेकिन अपने परिवार को खुश करने के लिए वह एल्फ कबीले में ही शादी करना चाहती थी।
समूह के सदस्य अपने अपने आवंटित निजी कमरों में वापस जाते समय खेल के लिए बनाई गई विभिन्न रणनीतियों के बारे में बात करते रहे। यद्यपि जुड़वा बच्चों को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था, वे असाधारण प्रतिभाशाली थे, इसलिए टूर्नामेंट के अंत तक उनके रहने खाने का खर्च वहन किया गया। उनका वहां रुककर मैच देखने के लिए हार्दिक स्वागत था। जब समूह अलग हो गया तो ईवा भी जुड़वा बहनों के पीछे पीछे चली गई, क्योंकि आरा के साथ थोड़ी देर की बातचीत के दौरान उसकी उनसे दोस्ती हो गई थी। डेमियन और कैथरीन मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। पिछले सप्ताह उसके साथ समय बिताना बहुत मजेदार रहा। यह थोड़ा दुख की बात है कि हम उसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। डेमियन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्यों न तुम उसे दोबारा देख पाओगे। हम एक ही दुनिया में रहते हैं और सभी कल्पित बोनेहेलिया जंगल में नहीं रहते, इसलिए संभावना हमेशा बनी रहती है। कैथरीन ने सिर हिलाया, अपनी थोड़ी सी उदासी को दूर करने की कोशिश करते हुए। यह देखकर डेमियन ने विषय बदल दिया। अब अंतिम दौर का समय लगभग आ गया है, आप जानते हैं ना। इस दौर में तो 300 प्रतिभागियों को पास होने की अनुमति मिल गई है, लेकिन अगले दौर में केवल 12 ही बचेंगे। और उसके बाद हम आखिरकार वैसे ही लड़ सकेंगे जैसा हम अपनी पहली मुलाकात से ही लड़ना चाहते थे। कैथरीन की आंखें चमक उठी। एक युद्ध प्रेमी के साथ लड़ाई के बारे में बात करना हमेशा सबसे अच्छी दवा होती थी। बिल्कुल सही, उसने कहा, मैं आखिरकार तुम्हारी पिटाई कर सकती हूँ और तुम्हें दिखा सकती हूँ कि हम दोनों में सबसे बेहतर कौन है। उसका मूड ठीक होते देख डेमियन मुस्कुराया। हाँ, आखिरकार अब वो समय आ गया है जब हम इस बारे में सोचेंगे। उसके बाद हम कुछ मजेदार एडवेंचर करेंगे। डेमियन स्पष्ट रूप से गुप्त लोक की बात कर रहा था। उसे अभी भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके रहस्य से घिरे होने के कारण उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। ठीक वैसे ही जैसे उसे कालकोठरी में महसूस हुआ था, वह जानता था। शायद ये कोई ऐसी चीज थी जो उनमें जन्मजात थी, या शायद यह उनकी आंखों की कोई विशेषता थी, लेकिन उनके अंदर कुछ चीख रहा था। उस रहस्यमय क्षेत्र में उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर इंतजार कर रहा था। अपनी उमंग को दबाते हुए डेमियन ने कैथरीन से बातचीत जारी रखी और अंतिम दौर के नियम दिखाने के लिए स्क्रीन के दोबारा चालू होने का इंतजार किया। ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि 2 घंटे बाद ही उद्घोषक का चेहरा उसकी नजरों के सामने आ गया। एक बार फिर शुभ संध्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस आयोजन में केवल 300 प्रतिभागी ही बचे हैं और हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। अब समय आ गया है कि मैं हमारे आखिरी मैच का खुलासा करूं। यह खेल पिछले खेल से कहीं अधिक सरल होगा। इसका नाम है किंग ऑफ द हिल। इसके नियम भी उतने जटिल नहीं है। पहला दौर जीवित रहने पर आधारित था, दूसरा बुद्धि पर, और अब यह तीसरा दौर ताकत पर आधारित है। हालांकि आपकी सूझबूझ निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। प्रतिभागियों को 25-25 के समूहों में विभाजित किया जाएगा और उन्हें उनके संबंधित मैदानों में रखा जाएगा। प्रत्येक मैदान में एक ही कैप्चर पॉइंट होगा। इस दौर का लक्ष्य कैप्चर पॉइंट के दायरे में यथासंभव लंबे समय तक रहना है। स्क्रीन का आकार बदलकर 12 छोटे पहाड़ दिखाई दिए जो एक दूसरे के बगल में कतार में खड़े थे। प्रत्येक पहाड़ की चोटी पर एक गोलाकार क्षेत्र था जिसके बीच में एक काला झंडा लगा हुआ था। जब तक आप उस दायरे में रहेंगे, आपको समय के साथ अंक मिलते रहेंगे। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उस दायरे में रह सकता है। यदि 2 लोग एक ही समय में दायरे में मौजूद हों तो कोई अंक नहीं मिलेगा। यह खेल पिछले 2 खेलों से बिल्कुल अलग होगा। यह गति और भाग्य का खेल है। समय सीमा केवल 1 दिन की होगी और अंत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 12 लोग फाइटिंग टूर्नामेंट में आगे बढ़ेंगे। सभी प्रतियोगियों को शुभकामनाएं। इसके साथ ही स्क्रीन एक बार फिर काली हो गई। डेमियन और कैथरीन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। क्या यह महज संयोग था या पहले से ही तय था? जुड़वा बच्चों के बाहर होने के बाद प्रतियोगिता में केवल 12 प्रतिभाशाली छात्र ही बचे थे। इसका मतलब स्पष्ट था, या तो सर्वोच्च प्रतिभाएं आसानी से इस प्रतियोगिता को पार कर शीर्ष 12 में जगह बना लेंगी, या फिर कोई अप्रत्याशित खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके उलटफेर कर देगा। नेक्सस इवेंट का समापन समारोह शुरू हो चुका था। डेमियन ने पिछले 2 दौरों की तरह इस दौर में ढिलाई बरतने का कोई इरादा नहीं किया था। वह अपने क्षेत्र में 25 प्रतियोगियों में एकमात्र सर्वोच्च प्रतिभावान था, इसलिए वह मुख्य लक्ष्य था। इतना ही नहीं, इस दौर के बाद शीर्ष 12 का टूर्नामेंट शुरू होना था, जहां उसे वास्तव में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला करना था। वह उन खिलाड़ियों पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था जो उसकी नजर में खतरे की हल्की सी भी घंटी नहीं बजा सकते थे। इस बिंदु पर यह स्तरों का मामला भी नहीं था, बल्कि एक बार फिर नियंत्रण और माना सर्किट का सवाल था।
पहला ऐसा था जिसे अभ्यास से सुधारा जा सकता था, लेकिन दूसरा आमतौर पर केवल बड़े परिवारों या कुलों में ही मौजूद होता था। जैसे जैसे फाइनल मैच के लिए उत्साह बढ़ता गया, समय तेजी से बीतता गया। तारांकन तारांकन तारांकन। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर डेमियन के समूह ने जिस पेंट हाउस में प्रवेश किया था, वहां विभिन्न शक्तियों के नेता बातचीत कर रहे थे। यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस साल कितने सारे प्रतिभाशाली प्रतियोगी हार गए। न केवल उनका अक्सर एक दूसरे के साथ मुकाबला हुआ, बल्कि कई ऐसे सामान्य प्रतियोगी भी थे जिनके रणनीतिक ज्ञान ने उन्हें भी मात दे दी। मंच की ओर बढ़ते प्रतियोगियों को देखते हुए एल्फ रानी ने यह बात कही। बिल्कुल, इतना ही नहीं, इस साल सर्वोच्च प्रतिभाओं के बीच भी काफी अंतर था। खासकर 3 ऐसे थे जिन पर मेरी नजर थी, बौने राजा ने जवाब दिया। खैर, उनमें से एक शाही खानदान का है, इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं है। बाकी दोनों लड़कों में जबरदस्त शारीरिक शक्ति है। मैंने एथन को अपनी अग्नि शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करते नहीं देखा, लेकिन डेमियन नाम के उस लड़के के पास जबरदस्त बिजली है, स्टैंटन सम्राट ने बताया। यह सुनकर मैल्कम मुस्कुराया। अगर तुम्हें पता होता कि उसकी बिजली की शक्ति उसकी अन्य क्षमताओं की तुलना में कितनी कमजोर है, तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती? अचानक एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई दी। वह लड़का अभी भी अपनी अधिकांश शक्ति छिपा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसकी मुख्य क्षमताएं उसकी स्थानिक क्षमता से उत्पन्न होनी चाहिए। पिछले दौरों में उसने जो टेलीपोर्टेशन दिखाया था, वह तो बस हिम्बर्ग का एक छोटा सा हिस्सा था। सभी लोग गुलाबी बालों वाले उस व्यक्ति की ओर आश्चर्य से मुड़ गए जिसने बात की थी। वह ज्यादा बोलने वाला नहीं था, इसलिए उसे किसी की प्रशंसा करते सुनना दुर्लभ था। उनमें से अधिकांश ने तो उसे अपने बच्चों की भी प्रशंसा करते नहीं सुना था, किसी बाहरी व्यक्ति की प्रशंसा करना तो दूर की बात है। राक्षसी महारानी खिलखिला उठी। अरे वाह, किसने सोचा होगा कि तुम उस लड़के की इतनी तारीफ करोगी? वह लड़की दूसरी राजकुमारी है ना? लगता है उसे वह लड़का बहुत पसंद आ गया है। शायद तुमने उसे अपने परिवार में शामिल करने के बारे में सोच लिया है। कैथरीन शाही संतान थी, इस बात से इन नेताओं को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उनके वंशजों के टूर्नामेंट में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, बस उनमें से अधिकांश इतने अहंकारी थे कि वे आम लोगों के साथ इस तरह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने बच्चों को आश्रय देना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन मरण की लड़ाई और वास्तविक खतरे का दबाव ही उनकी इच्छाशक्ति और क्षमताओं को निखारने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन वे इस तरह की परिस्थितियों में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। यह आयोजन मनोरंजन और व्यक्तिगत संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उन्हें इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वे इस तरह के मामले में राजनीति को शामिल नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कभी दबाव नहीं डाला। एडिलेयर सम्राट ने पिछली बातचीत को जारी रखते हुए फिर से बोलना शुरू किया। ये लड़का एक अनजान है। जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि वह कहां से आया है और उसके लक्ष्य क्या है, मैं उसे जरा भी मौका नहीं दूंगा। लेनन सम्राट ने अपनी भौहें उठाई। मैंने सुना है कि आपकी दूसरी बेटी साहसी स्वभाव की है। जेम्स, क्या आपको यकीन है कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले आपकी राय पूछेगी? एडिलेयर सम्राट की भौहें तन गईं। उन्हें खुद भी इस बात पर संदेह था। वह भी कभी एक ऐसे युवक थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लालसा रखी थी। उन्होंने महाद्वीप का भ्रमण किया था और विभिन्न कार्यों के माध्यम से अपना नाम कमाया था, जिससे उन्हें आज ये पद प्राप्त करने में सहायता मिली। वह जानता था कि अगर वह कुछ चाहेगी तो वह उसके फैसले को प्रभावित नहीं कर पाएगा, और चूंकि वह आमतौर पर अपनी मेहनत से उन चीजों को हासिल करने की कोशिश करती थी, इसलिए वह दखल नहीं देगा। हालांकि यह मामला अलग था। उनकी हैसियत चाहे जो भी हो और उनका उदासीन रवैया चाहे जैसा भी हो, वे फिर भी उसके पिता थे। अंततः उनकी बस यही इच्छा थी कि कहीं कोई नीच व्यक्ति उसे धोखा न दे दे या उसके जाल में न फंसा दे। लेकिन वह ये भी जानता था कि उसकी चिंताएं व्यर्थ थीं। लोगों के असली इरादों और व्यक्तित्व को परखने में कैथरीन की नजरें कभी धोखा नहीं देती थीं। इसी विशेषता के कारण वह हमेशा उसे अपेक्षाकृत अकेले ही घूमने की अनुमति देता था, बशर्ते वह भेष बदले और अपने नकली नाम का इस्तेमाल करे। तारांकन तारांकन तारांकन। जब सम्राट आपस में बातचीत कर रहे थे, तब प्रतियोगियों को उनके संबंधित पहाड़ों की तलहटी में ले जाया गया था। बचे हुए 300 प्रतिभागियों में से केवल 12 ही आगे बढ़ेंगे। इस चुनौती ने सभी प्रतियोगियों की आंखों में दृढ़ संकल्प की आग जला दी। चाहे वे जीते या हारे, उन्हें गौरव प्राप्त होगा, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। कोई भी यहां हार मानने को तैयार नहीं था। डेमियन ने अपने सामने खड़े पहाड़ की ओर देखा और सचमुच अप्रभावित रहा।
हालांकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने मानव क्षेत्र के सबसे विशाल पहाड़ों में से एक पर 6 महीने प्रशिक्षण में बिताए थे। उस विशालकाय टीले की तुलना में यह एक छोटी पहाड़ी जैसा दिखता था, जो खेल के नाम को देखते हुए बिल्कुल सही था। इसकी सतह अधिकतर पथरीली थी, जिसमें कहीं कहीं जंगल के छोटे छोटे हिस्से थे। यह स्पष्ट रूप से किसी प्रतियोगिता के लिए बनाया गया इलाका था, न कि प्रकृति में अपने आप उगने वाला कोई स्थान। फिर डेमियन की नजर अपने आसपास मौजूद बाकी 24 प्रतिभागियों पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने आपस में कोई अनकहा समझौता कर लिया हो, क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। डेमियन अपने चेहरे पर उभरती शिकारी मुस्कान को रोक नहीं पाया। चूंकि तुम इस तरह खेलना चाहते हो तो मैं थोड़ा और गंभीर हो जाऊंगा। देखते हैं फिर तुम मुझसे कैसे निपटते हो। उद्घोषक की आवाज गूंजते ही अंतिम दौर आखिरकार शुरू हो गया। एक पल भी बर्बाद किए बिना डेमियन ने पहाड़ पर सैकड़ों मीटर ऊपर टेलीपोर्ट कर लिया, जिससे बाहर मौजूद प्रतियोगी और दर्शक दोनों चौंक गए। अब तक उसने केवल कुछ दसियों मीटर तक की सीमा ही दिखाई थी, इसलिए यह अचानक बदलाव चौंकाने वाला था। विरोधियों की अचंभित निगाहों की परवाह न करते हुए डेमियन पहाड़ पर चढ़ता रहा। जब वह आधे रास्ते तक पहुंचा तब जाकर दूसरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। पहाड़ पर चढ़ते समय उन्होंने न तो एक दूसरे पर हमला किया और न ही एक दूसरे को रोका। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने सामने खड़े इस सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराना था। बाकी सब कुछ बात की बात थी। जब डेमियन शिखर पर पहुंचा तो उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। प्रतिभागी डेमियन वॉर्ड। समय दर्ज किया गया 3 सेकंड। प्राप्त अंक 0। उद्घोषक ने कभी यह नहीं बताया था कि अंक अर्जित करने के लिए कितना समय बीतने की आवश्यकता है, इसलिए डेमियन अन्य प्रतियोगियों के करीब आने पर इस स्क्रीन पर कड़ी नजर रखे हुए था। उनके आने के बाद भी डेमियन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दूर से ही उस पर कई तरह के मौलिक हमले किए, इस उम्मीद में कि उनके आने से पहले ही उसे परेशानी हो, लेकिन यह पूरी तरह से बेअसर रहा। यह उनके द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग था। उन पर किए गए हर हमले का असर उनसे एक निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद वापस लौट जाता था। ऐसा लगता था मानो उन हमलों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। समय दर्ज किया गया 5 मिनट 14 सेकंड। प्राप्त अंक 5। डेमियन की नजर अब भी सामने वाली स्क्रीन पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि हर मिनट उसे 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन वह कैप्चर पॉइंट पर समय से पहले ही पहुंच गया था, जिसकी वजह से गिनती शुरू होने से पहले ही उसे 5 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इतने तेज गति से अंक गिनना तर्कसंगत था। सामान्य परिस्थितियों में कैप्चर पॉइंट पर मौजूद व्यक्ति लगातार बदलता रहता है, जिससे अंक अर्जित करने में अधिक समय लगने पर अंक प्राप्त नहीं हो पाते। इसके अलावा अंक केवल इसी एक राउंड में मायने रखते थे। इनका समग्र रैंकिंग में कोई योगदान नहीं था, जिसका निर्धारण एकल बहिष्करण टूर्नामेंट द्वारा किया जाना था। हालांकि जो टीमें यहां से बाहर हो गईं, उनकी रैंकिंग सभी राउंड में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तय की जाएगी। ये लोग उन शीर्ष 50 लोगों में शामिल होंगे जिन्हें गुप्त क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। अचानक काउंटर रुक गया। जब डेमियन ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि एक और प्रतियोगी उसके साथ घेरे में प्रवेश कर चुका था। घेरा बड़ा था, लेकिन लड़ाई के दौरान लगातार गतिमान रहने पर उसमें लगभग 3 लोग ही समा सकते थे। इसी कारणवश अन्य प्रतियोगियों ने एक एक करके सीधे मुकाबले में उतरने का फैसला किया, जबकि बाकी लोग पीछे से उनका समर्थन करते रहे। डेमियन ने अब भी उन पर ध्यान नहीं दिया। इस दौर में कोई भी खिलाड़ी जल्दी बाहर नहीं हुआ और सभी अंत में ही बाहर होंगे, इसलिए चोटों के मामले में वह उन पर ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता था, वरना दौर बहुत जल्दी खत्म हो जाता। उसने कैप्चर पॉइंट में प्रवेश करने वालों पर हल्के से बिजली मारी, उन्हें रेंज से बाहर धकेल दिया, जबकि सहजता से अपने वेक्टर फील्ड से दूर से किए गए हमले को रोक दिया। इस दबदबे वाले प्रदर्शन को देखकर दर्शक दंग रह गए। टूर्नामेंट का मकसद तो यही होना चाहिए था, है ना? अन्य मुकाबलों को दर्शाने वाली स्क्रीन पर नजर डालते ही उनके संदेह आसानी से पुष्ट हो गए। यह एक बेहद कठिन प्रतियोगिता थी, जहां सर्वोच्च प्रतिभाओं को भी लंबे समय तक कैप्चर पॉइंट को लॉक रखने में परेशानी हो रही थी। केवल 3 ऐसे स्क्रीन थे जहां अन्य प्रतियोगियों के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। उनमें से एक डेमियन था, जिसके मामले को और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रतियोगी एथन था। वह अभी भी अपनी अलौकिक शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा था, केवल अपनी आग का इस्तेमाल अपनी ओर आने वाले बड़े बड़े हमलों को रोकने के लिए कर रहा था। उसकी मुख्य शैली थी अपने प्रतिद्वंद्वियों को आते ही मुक्के मारकर रिंग से बाहर कर देना और बलपूर्वक शीर्ष पर पहुंचना। अंत में कैथरीन की बारी थी। उनका प्रदर्शन कलात्मक था। वह आती हुई गेंदों के बीच ऐसे नाच रही थी मानो कोई शो कर रही हो।
उनकी हरकतें बेहद सुंदर और सटीक थीं, जिन्होंने दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा और कई पुरुषों का दिल जीत लिया। इसके अलावा उसे किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सीधे मुकाबले में सामना करने की जरूरत नहीं थी। जब भी उनमें से कोई रिंग में आगे बढ़ने की कोशिश करता तो वह किसी और दिशा में मुड़ जाता, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, और कभी कभी पहाड़ से नीचे उतरते समय वे पीछे की ओर भी चले। कुछ प्रतियोगियों ने तो भ्रम को धोखा देने की उम्मीद में शुरू से ही दूसरी दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन वे बस मूर्ख ही दिखे। इन 3 प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह दौर बेहद आसान रहा। हालांकि दूसरे अखाड़ों में से एक में एक दिलचस्प शो चल रहा था। बूम! एक भीषण विस्फोट ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनके सामने लगी स्क्रीन में से एक पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। जिस क्षेत्र में कब्जा करने का प्रयास किया गया था, उस क्षेत्र के भीतर घोर अंधकार से बने विशालकाय तंतु इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, जिससे धूल और पत्थरों के बादल उड़ रहे थे। प्रतियोगियों द्वारा टेंटिकल्स से बचने के प्रयासों के दौरान लगातार छोटे छोटे विस्फोट होते रहे, लेकिन उनके प्रयासों से कोई लाभ नहीं हुआ। विशालकाय तंबुओं को चलाने वाले के पास जाहिर तौर पर उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानक क्षमता नहीं होगी, इसलिए वह जब भी उन्हें जरूरत होती थी, उन्हें झटकों में चलाता था। जब वे सक्रिय नहीं होते थे, तो वह अंधेरे की नुकीली किरणें और विस्फोटक गोले भेजता था जो छूने वाली हर चीज को नष्ट कर देते थे। अंधकार तत्व ज़ारा के छाया तत्व से भिन्न था। अंधकार तत्व अपनी संक्षारण करने, अभिशाप देने और प्रतिभा होने पर मरे हुओं को बुलाने की क्षमता के लिए जाना जाता था। यह एक ऐसा तत्व था जिसे इसकी भयावह प्रकृति और इसके कुछ उपयोगकर्ताओं की नीचता के कारण व्यापक रूप से तिरस्कृत किया जाता था। आखिरकार तंत्र मंत्र अंधकार की एक शाखा थी, और मृतकों के शवों का अपमान करना कई लोगों की नजर में दुष्टतापूर्ण था। लेकिन सभी की राय अलग थी। प्रकृति या व्यवस्था की तरह तत्व कभी भी नैतिक रूप से एक समान नहीं होते थे। उनकी नैतिकता पूरी तरह से उपयोगकर्ता पर निर्भर करती थी, जिसके कारण कई लोग भेदभाव न करने का विकल्प चुनते थे। दूसरी ओर प्रकाश तत्व था, जो उपचार, शुद्धिकरण, गति और तीव्र हमलों में माहिर था। प्रकाश तत्व ही मुख्य कारण था कि अन्य प्रजातियों के लिए जानवरों का मांस उपभोग योग्य बन गया। इसके शुद्धिकरण गुणों के कारण माना हानिकारक तत्वों से मुक्त हो जाता था, जो उत्परिवर्तन का कारण बनते थे। प्रकाश तत्व का उपयोग करने वाले आमतौर पर पुजारी वर्ग या इसी तरह के अन्य वर्ग में परिवर्तित हो जाते थे, लेकिन यह उनका एकमात्र विकल्प नहीं था। एलेना को ही उदाहरण के तौर पर लें। हालांकि उसके पास उपचार करने की क्षमता थी, लेकिन उसने अपनी क्षमताओं के लिए आक्रामक मार्ग चुना। उसने गति और असीमित सहन शक्ति को प्राथमिकता दी, जबकि उसकी आक्रमण शक्ति भी बहुत अच्छी थी। फिर आया छाया तत्व। इसे व्यापक रूप से पूर्वोक्त 2 तत्वों का मिश्रण माना जाता था। इसमें दोनों के गुण देखे जा सकते थे, क्योंकि यह गति, क्षरण और अपनी विशेषता छलावरण में निपुण था। एक सिद्धांत यह था कि छाया क्षमता का उपयोग करने वाले लोग यदि पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएं तो प्रकाश और अंधेरे दोनों तत्वों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था। वापस युद्ध की बात करें तो अंधेरे के टेंटिकल्स को नियंत्रित करने वाला कोई असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अप्रत्याशित योद्धा था जो अंततः सामने आया था। यह अज्ञात था कि उसने अंधेरे के प्रति अपने लगाव को क्यों छिपाया, लेकिन शायद इसका कारण दर्शकों से मिलने वाली संभावित निंदा थी। लड़का देखने में बौने जैसा लगता था, लेकिन उसके कान काफी छोटे थे और चेहरे की बनावट बिल्कुल अलग थी। इन विशेषताओं को देखकर स्पष्ट था कि वह आधा बौना था। जैसे जैसे वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता रहा, यह स्पष्ट हो गया कि उसका शरीर मजबूत नहीं था। उसने कभी भी अपने हमलावरों से सीधे टकराव नहीं किया और दूरी बनाए रखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर समझा। अचानक विरोधियों की भीड़ से एक आदमी बिजली की तेजी से निकला, जिसका निशाना सीधे उस अर्धएल्फ पर था, भले ही इसका मतलब खुद उसकी अपनी जान गंवाना हो। उसकी आंखों में एक भयावह भाव था, जो स्पष्ट रूप से उसकी घृणा को दर्शाता था। अंधकार का प्रयोग करने वाले तुम दुष्ट प्राणियों को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे तुम्हें शुद्ध करने दो, उस व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा और उसके शरीर से लपटें फूट पड़ी। लेकिन आधे एल्फ ने घबराया नहीं। उसे अपने जीवन में कई बार इसी तरह से फटकारा गया था, इसलिए अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुराई नहीं की है। अगर आप मुझे सिर्फ मेरे जन्मजात स्वभाव के कारण बुराई का दोषी ठहराना चाहते हैं, तो असली अभिशाप तो आप ही है। उसके हाथ में अंधकार का एक बड़ा पिंड इकट्ठा होकर धनुष का रूप ले लिया, फिर उसी पिंड से एक तीर बन गया। उसने तीर के प्रक्षेप पथ का अनुमान लगाते हुए धनुष की डोरी खींची। फिर अपने प्रतिद्वंद्वी को शांत भाव से देखते हुए उसने डोरी छोड़ दी। तीर हवा में तेजी से आया और सीधे आदमी के कंधे में जा लगा।
निशाना बिल्कुल सटीक लगा था। आह! आदमी चीख उठा, उसका कंधा सूखने लगा। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, उसे एक तंतु ने थप्पड़ मारा और वह सैकड़ों मीटर नीचे पहाड़ से लुढ़क गया। भीड़ ने जयकारे लगाए। यह एक ऐसा आयोजन था जिसमें चौथी कक्षा के बच्चे भी शामिल हुए थे। उन्हें प्रतिभागियों के चरित्र पर कोई संदेह नहीं था। सिर्फ इस एक आयोजन के लिए पूर्वाग्रह रखने वाले लोग भी अपनी चिंताओं को भुलाकर आनंद लेने के लिए तैयार थे। किंग ऑफ द हिल प्रतियोगिता शेष समय तक बिना किसी बाधा के चलती रही और अंततः समाप्त हो गई। इसके परिणाम बताने की आवश्यकता ही नहीं है। डेमियन पहले स्थान पर आया, उसे कैप्चर पॉइंट पर अपनी स्थिति से एक बार भी नहीं हटाया गया, जबकि कैथरीन दूसरे स्थान पर और एथन तीसरे स्थान पर रहा। बाकी के राउंड ज्यादातर बचे हुए सर्वोच्च प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने जीते, लेकिन आधे एल्फ डार्क हॉर्स ने भी अंतिम 12 में अपनी जगह पक्की करने में कामयाबी हासिल की। प्रतियोगियों को एक बार फिर टेलीपोर्ट कर दिया गया। इस बार डेमियन ने निजी कमरे में लौटने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। कैथरीन से बात करने के लिए भी नहीं रुका। कमरे में प्रवेश करते ही वह सोफे पर बैठ गया और अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली। आखिरी 12 राउंड में ही उसे गंभीरता दिखानी थी। वह किसी को भी अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देगा। अब जब समय आ गया था, उसने एक बार फिर अपने लक्ष्यों को याद किया। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है। मुझे इस धरती को छोड़े हुए 3 साल हो चुके हैं और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए उसे एक और शख्सियत याद आ गई जिसके बारे में उसने कालकोठरी में अपने शुरुआती दिनों के बाद से नहीं सोचा था। मैं इतनी व्यस्त थी कि मैं एलेना के बारे में भूल ही गई थी। वह हमेशा मेरी अच्छी दोस्त रही है और अगर मैं खुद से पूरी तरह ईमानदार रहूं तो एक समय ऐसा भी था जब मेरे मन में उसके लिए बहुत गहरी भावनाएं थी। अचानक एक और छवि उसके दिमाग में कौंध गई, लेकिन उसने तुरंत उसे झटक दिया। वह रोमांस के बारे में सोचना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि वे 3 शब्द भी जो लोग आमतौर पर एक दूसरे से तब कहते हैं जब वे एक दूसरे की परवाह करते हैं, उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों था। अपनी माँ से ये शब्द कहना भी उसे याद नहीं था कि उसने सिर्फ कुछ ही बार किया था। उसे रोकने वाली बात सिर्फ शर्मिंदगी और झिझक ही नहीं थी, बल्कि कुछ और भी गहरा कारण था। गिरने के बाद ये गहरी भावना और भी प्रबल हो गई। चाहे वह कितना भी सामाजिक मेलजोल करे और चाहे कितनी ही हंसी मजाक करे, वह इस अंदरूनी बेचैनी से कभी छुटकारा नहीं पा सका। क्या होगा अगर वे एक दिन मुझे छोड़कर चले जाएं? क्या होगा अगर वे मुझे धोखा दे दें? ज़ारा और कैथरीन की वजह से उसमें सुधार आया था, लेकिन भावनात्मक रूप से वह अब भी बेहद अविकसित था। बचपन में उसे कई कारणों से तंग किया जाता था। पिता का न होना, दुबला पतला शरीर, अजीबोगरीब स्वभाव और भी बहुत कुछ। और विश्व जागरण के बाद वह अपना पूरा जीवन केवल खुद का और अपनी कोमा में पड़ी मां का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाने के उद्देश्य से बिताने के लिए मजबूर हो गया। उत्तरजीविता। डेमियन के मन में वह शब्द फिर से कौंध गया। अतीत को याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि अस्तित्व के लिए उसका संघर्ष शाब्दिक रूप से प्रकट होने से पहले ही शुरू हो गया था। शायद इस निर्मम दुनिया में जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष करना ही वह कारण था जिससे वह अपनी यात्रा की शुरुआत में इतनी आसानी से अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सका। इतने लंबे समय तक उसका एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना ही था, अपनी माँ और खुद का ख्याल रखना और फिर जिंदा रहना। भावनात्मक रूप से परिपक्व होने का समय कहाँ था? ये कहना अधिक उचित होगा कि उसकी सारी तीव्र भावनाएं दबी हुई थी। केवल युद्ध के मैदान में ही वह बेफिक्र होकर अपने आप को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाता था। शायद यही कारण था कि वह शुरू से ही युद्ध का दीवाना बन गया। अपनी जान जोखिम में डालने पर उसे जो आजादी का एहसास होता था और दूसरों से तलवारबाजी करने पर जो रोमांच उसकी रगों में दौड़ता था, ये भावनाएं उसके लिए आनंददायक और व्यसनकारी थी। यह मजेदार था, इससे उसे खुशी मिलती थी। कई सालों तक उसे आराम और खुशी के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता था, इसलिए लड़ाई में खुशी पाना उसके लिए बेहद सुखद अनुभव था। वह इस भावना को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था। शायद जब वह टूर्नामेंट जीत जाएगा, जब वह गुप्त क्षेत्र की खोज कर अपनी तीसरी श्रेणी प्राप्त कर लेगा, जब उसे आखिरकार पृथ्वी पर लौटने का एक अचूक तरीका मिल जाएगा, और जब आखिरकार उसकी माँ वापस आ जाएगी, तब वह खुशी की भावनाओं का आनंद ले पाएगा और शायद रोमांस के बारे में भी सोच पाएगा। उसके विचार सही दिशा में लौट आए और उसका पूरा चक्र पूरा हो गया। उसे पता नहीं था कि वह अचानक भावुक क्यों हो गया, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उनमें तीव्र भावनाओं और दुख को महसूस करने की क्षमता नहीं थी, फिर भी वे इस भावना का आनंद लेते थे। इसका अर्थ ये था कि वे चाहे जो भी बन गए हों, वे आत्मविश्वास से कह सकते थे कि वे वही हैं।
वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने कर्मों के परिणामों की परवाह करते थे। अपनी आंखों से पर्दा हटाते ही डेमियन ने देखा कि वह अब अकेला नहीं था। कैथरीन काफी देर पहले ही अभ्यास कक्ष में आ चुकी थी, लेकिन डेमियन के आसपास छाए उदासी को भांपकर वह चुप रही और बस देखती रही। ज़ारा भी उसके बगल में खड़ी रही और उसने भी ऐसा ही किया। हालांकि दोनों उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। जो भी बात उसे परेशान कर रही थी वह उनके बस में नहीं थी। आखिर ऐसी क्या बात है जो उसे ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर कर रही है? कैथरीन ने सोचा। कई महीनों से वे एक दूसरे को जानते थे और यहाँ तक कि रोजाना एक दूसरे को देखते भी थे, लेकिन उसने डेमियन को कभी इस तरह के भाव या आभा के साथ नहीं देखा था। हालांकि इससे पहले कि वह अपने विचारों में और गहराई से उतर पाती, डेमियन खड़ा हो गया। उसे दोबारा देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ ही सेकंड पहले तक वह उदास या दुखी था, ये कहना नामुमकिन था। क्या तुम ठीक हो? कैथरीन ने चिंता से पूछा। वह उसकी निजता का सम्मान करती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे समझना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं कुछ बातों के बारे में सोच रहा था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि हम जल्द ही विजेता का फैसला करेंगे। डेमियन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया। हैरान खड़ी कैथरीन के पास से गुजरते हुए डेमियन ने बात करना जारी रखा। ज्यादा देर तक स्तब्ध मत रहना, मैं शिखर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा। अंतिम 12 टूर्नामेंट की संरचना तय हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि किस्मत डेमियन का साथ दे रही है। वह और कैथरीन ब्रैकेट के विपरीत छोर पर थे, जिसका मतलब था कि अगर उनका मुकाबला होता तो वह फाइनल में होता। नेक्सस इवेंट के समापन के साथ टूर्नामेंट केवल 4 दिनों तक चलेगा। प्रतिदिन 2 मुकाबले होंगे और अंतिम दिन केवल फाइनल और उसके बाद होने वाले पुरस्कार समारोह के लिए निर्धारित होगा। अंतिम 12 मैचों के टूर्नामेंट में कलाकृतियों का उपयोग एक बार फिर प्रतियोगिता में करने की अनुमति दी जाएगी। अब जबकि केवल सबसे मजबूत खिलाड़ी ही बचे हैं, तो इस तरह से उन्हें सबसे अधिक मनोरंजन मिलेगा। फिर भी कुछ नियम थे। प्रतियोगियों को प्रतियोगिता के दौरान एक ही श्रेणी की कलाकृतियों का उपयोग करना अनिवार्य था। उदाहरण के लिए, यदि एक पक्ष के पास एस श्रेणी की कलाकृति हो जबकि दूसरे पक्ष के पास केवल ए श्रेणी की, तो दोनों प्रतियोगियों को ए श्रेणी की कलाकृतियों का उपयोग करना होगा। यह निष्पक्षता को और बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस वर्ष एक अप्रत्याशित प्रतियोगी के होने के कारण एक और नियम जोड़ा गया। यदि प्रतिभागी के पास कोई कलाकृति नहीं होती, तो उसे ऐसी कलाकृति दी जाती जो या तो उसके प्रतिद्वंद्वी की कलाकृति के समान श्रेणी की हो, या दोनों प्रतियोगियों को समान श्रेणी की कलाकृतियां दी जाती। बेशक यह बदलाव केवल आक्रमणकारी कलाकृतियों और हथियारों पर लागू होता था। रक्षात्मक कलाकृतियों पर प्रतिबंध अभी भी लागू था, क्योंकि कर्मचारियों के लिए उनके उपयोग को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता। रक्षात्मक कलाकृतियां कई अलग अलग रूपों में आती थीं, जिनमें से कुछ कवच होती थीं और अन्य छोटी अंगूठियां या सहायक उपकरण होते थे जो अवरोध उत्पन्न कर सकते थे। वे विविधता को नियंत्रित नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत अधिक प्रतिबंध लगाने से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। डेमियन ने मन ही मन इन नियमों पर विचार किया। मंच की ओर चलते हुए उसकी मुलाकात एथन से हुई, जिसने उससे बातचीत शुरू कर दी। ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट के आयोजकों ने ब्रैकेट की संरचना करते समय हमारी पहली लड़ाई को ध्यान में रखा था और यह सुनिश्चित किया कि हम केवल सेमीफाइनल में ही आमने सामने होंगे। डेमियन ने सिर हिलाया। डार्क हॉर्स और कैथरीन को भी इसी तरह फंसाया गया था। टूर्नामेंट के कर्मचारियों को अच्छी तरह पता था कि 1v1 मुकाबलों के नतीजे तय हो चुके थे। हालांकि अन्य सर्वोच्च प्रतिभाओं ने अपने किंग ऑफ द हिल मैच जीत लिए, लेकिन वे बेहद करीबी मुकाबले थे, जो उपर्युक्त 4 लोगों के मुकाबलों से बिल्कुल अलग थे, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर अपना दबदबा बनाया। बेशक वे ऐसा ही करेंगे, डेमियन ने जवाब दिया। हमारी लड़ाई बहुत ही रोमांचक होगी। वे टूर्नामेंट की शुरुआत इस तरह कैसे कर सकते हैं? ईथन जोर जोर से हंसने लगा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा किंग ऑफ द हिल मैच देखा। मुझे पता है कि अगर तुम वो अजीबोगरीब बैरियर इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा मनोरंजन कर सकूं। डेमियन भी हंस पड़ा। जरूर, मैं सेमीफाइनल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अलग होने से पहले उन्होंने मजबूती से हाथ मिलाया। अब उनके लिए अपने पहले मैच में जीत हासिल करने का समय था। और ठीक ऐसा ही हुआ। डेमियन को अपने पहले ही मैच में अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए शायद ही कोई प्रयास करना पड़ा। इससे उनका यह विश्वास और मजबूत हो गया कि सभी सर्वोच्च प्रतिभाएं एक जैसी नहीं होती।
दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने आपस में लड़ने से पहले डेमियन से निपटने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन यह रणनीति बेकार साबित हुई। डेमियन ने अपने वेक्टर फील्ड को सक्रिय भी नहीं किया, बल्कि अपनी बुनियादी विरूपण क्षमता के साथ साथ बिजली और प्लाज्मा किरणों का उपयोग करके जीत हासिल की। उसकी तलवार भी अभी तक अप्रयुक्त थी। उसने पहले किए गए थोड़े आत्मनिरीक्षण के बाद हर लड़ाई में आनंद खोजने की कोशिश की, लेकिन इन कमजोर विरोधियों के खिलाफ वह ऐसा नहीं कर सका। वह कभी भी मनोरंजन के लिए चींटियों को मारने वाला व्यक्ति नहीं था। इसी वजह से वह अपने सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित था। एथन पहले ही साबित कर चुका था कि वह डेमियन को कड़ी टक्कर दे सकता है, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। अब वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि एथन ने किस चीज को कलाकृति के रूप में इस्तेमाल किया था। उसके हाव भाव से ऐसा लगता था कि वह मुक्केबाजी करता है, लेकिन डेमियन को इस पर संदेह था। जानवरों की दुनिया में एथन का रुतबा बहुत कम नहीं था, इसलिए उसके पास एक दो कलाकृतियां तो जरूर होंगी। 2 दिन बीत गए और बाकी शुरुआती मैच समाप्त हो गए। उम्मीद के मुताबिक कैथरीन और अप्रत्याशित विजेता ने जीत हासिल की। कैथरीन ने बाकी दोनों को एक भ्रम में फंसाकर तब तक संघर्ष किया जब तक कि उन्होंने एक दूसरे को खत्म नहीं कर दिया, जबकि अप्रत्याशित खिलाड़ी ने कहीं अधिक मेहनत की। उसे अपने विरोधियों पर अपने अंधकार के तीरों से सटीक प्रहार करने का सही मौका पाने के लिए कई चालों और छल का सहारा लेना पड़ा। अब सेमीफाइनल का दिन था और डेमियन और एथन एक फटी हुई और बंजर रेगिस्तान में आमने सामने खड़े थे। इस समय दोनों निहत्थे थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे ज्यादा देर तक निहत्थे नहीं रहेंगे। जैसे ही मैच शुरू हुआ, दोनों ने पूरी रफ्तार से एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। ऐसा लग रहा था कि वे पहले राउंड की तरह ही शुरुआत करना चाहते थे। दोनों में से किसी ने भी बचाव करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुक्के और लातें उनके चेहरों, पेट और पसलियों पर पड़ रही थी और दोनों धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंद्वी को लहूलुहान कर रहे थे। यह एक बेहद ही हिंसक लड़ाई थी। प्रहार से जमीन थोड़ी धंस गई और धूल के बादल उठने लगे, क्योंकि दोनों इस चक्र को जारी रखे हुए थे। फिर एक परिवर्तन हुआ, मानो उन्होंने पहले से ही सहमति कर ली हो। दोनों ने अपने अपने तत्वों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। एक आग की लपटों में घिर गया, जबकि दूसरा बिजली से आच्छादित हो गया और वे एक बार फिर आगे बढ़े। उनकी लड़ाई और भी विनाशकारी हो गई। शुष्क वातावरण में बिजली की तेज लपटें उठने लगी और आग की लपटें उनसे टकराने लगी। इन टकरावों के परिणामस्वरूप ऐसे विस्फोट हुए जिनसे आसपास का सारा नजारा तहस नहस हो गया। चाहे वे कितनी भी कोशिश करते रहे हों, उनमें से कोई भी दूसरे पर बढ़त हासिल नहीं कर पाया। डेमियन ने हाल ही में अपनी बिजली की शक्ति पर मास्टर स्तर का नियंत्रण प्राप्त किया था और वह इसके विनाशकारी गुणों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। प्लाज्मा बनाना उसका मुख्य उपयोग था, लेकिन उसने इस क्षमता का उपयोग नहीं किया। यह लड़ाई पूरी तरह से आमने सामने की थी और उसे लगा कि दूर से हमला करना उसकी हार का संकेत होगा। एथन भी यही महसूस कर रहा था, इसलिए दोनों ने लड़ना जारी रखा। अंत में दोनों ने अपनी अपनी कलाकृतियां निकाल ली। डेमियन की गहरे काले रंग की तलवार, जिस पर बैंगनी रंग की जटिल नक्काशी थी, बिजली की कड़क से चमक उठी और उसके आसपास का आकाश थोड़ा सा मुड़ और घूम गया। दूसरी ओर एथन ने एक विशाल दोधारी युद्ध हथौड़ा उठा रखा था। यह सोने और लाल रंग का मिश्रण था और इससे एक राजसी आभा निकल रही थी। दोनों ने मुस्कुराते हुए फिर से हमला किया। डेमियन ने समय बर्बाद नहीं किया। व्हाइट स्वॉर्ड आर्ट का पहला चरण, ब्लेडलेस, जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसकी तलवार गायब हो गई, लेकिन एथन तैयार था। अपनी ओर बढ़ती हुई एक अदृश्य शक्ति को भांपते हुए उसने एक जोरदार युद्ध घोष किया। हाँ, उसने अपना युद्ध हथौड़ा पूरी ताकत से नीचे की ओर घुमाया, जो जमीन पर जोर से टकराया। डेमियन द्वारा बनाए गए स्थानिक दरार से टकराते ही आग की एक लहर फैल गई और जबरदस्त झटके लगे। फिर तत्वों का युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाने लगे, लेकिन कोई भी बढ़त हासिल नहीं कर सका। इस मौके का फायदा उठाते हुए डेमियन ने शून्य नृत्य की मुद्रा अपनाई और एथन की ओर घात लगाई। उसकी हरकतें इतनी मायावी और आकर्षक हो गईं कि वह अंतरिक्ष में प्रकट और प्रकट होता रहा। एथन रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। वह पूरी तरह से एक क्रूर योद्धा था और उसने डेमियन की तलवारबाजी की दूसरी चाल जैसी सुनियोजित और संरचित चाल को समझने की कभी कोशिश नहीं की थी। उनकी लड़ाई जारी रही। जैसे जैसे एथन के युद्ध हथौड़े के चारों ओर आग भड़कती गई, उसने अपनी रणनीति बदल दी। आग के दहन गुणों का उपयोग करते हुए उसके हर प्रहार के साथ एक जबरदस्त विस्फोट होता था। समय बीतने के साथ उसकी माना शक्ति कम होने लगी। कुछ महसूस करते हुए डेमियन ने अपना हमला रोक दिया और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। दोस्त, लगता है मेरी शक्ति तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रही है।
मैं पहले ही हार चुका हूं, लेकिन चलो इसे जोरदार तरीके से खत्म करते हैं। मैं अपना सबसे शक्तिशाली हमला करूंगा, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरा साथ दोगे। डेमियन ने आंखों में आदर का भाव लिए सिर हिलाया। शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल के मामले में उसे एथन में एक बराबरी का और प्रतिद्वंद्वी दोनों मिला था। युद्ध में उसे इस प्रकार का सम्मान दिखाना स्वाभाविक था। जब वे एक दूसरे को घूर रहे थे तो उनकी माना शक्ति उग्र हो उठी। चरम सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपने आक्रमण शुरू कर दिए। डेमियन की ओर से यह उसका क्लासिक तीसरा कदम था, स्थानिक पतन। यह अभी भी और शायद हमेशा के लिए उसकी सबसे शक्तिशाली चालों में से एक रहेगा। एथन की ओर से एक भयंकर अग्नि तूफान उठ खड़ा हुआ। जलते हुए बवंडरों से भरा आग का एक सागर डेमियन द्वारा बनाए गए ढह चुके स्थान की ओर तेजी से बढ़ा। इसका परिणाम कोई विस्फोट नहीं, बल्कि सन्नाटा छा गया। वास्तविक युद्ध शुरू होने से पहले ही धधकती हुई सागर ढहते हुए अंतरिक्ष में समा गई। आग की विनाशकारी शक्तियों ने अंतरिक्ष के उस हिस्से को नष्ट करने की पूरी कोशिश की और लगभग सफल भी हो गई। डेमियन ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। जिस हिस्से को उसने ढहाया था उसके बाहरी भाग पर छोटी छोटी दरारें पड़ गईं। यह इस बात का संकेत था कि वह क्षेत्र जल्द ही टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धधकती हुई आग धीरे धीरे शांत हो गई, इससे पहले कि वह ढहे हुए स्थान से बाहर निकलकर अपना हमला जारी रख पाती। ईथन जमीन पर गिरने लगा, लेकिन डेमियन ने उसे तुरंत पकड़ लिया और ईथन का हाथ अपने कंधे पर रख लिया। इस बार भले ही मैं जीत गया, लेकिन यह मुख्य रूप से मेरी अधिक मानव क्षमता के कारण हुआ। अगली बार मैं आपसे और भी शानदार मुकाबले की उम्मीद करता हूं। ईथन मुस्कुराया। बिल्कुल सही। अगली बार तुम्हें दया की भीख मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें इतना वादा कर सकता हूं। युद्ध के दौरान दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता बन गया था और उन्होंने आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को मित्र का दर्जा दे दिया था। परिणाम स्पष्ट होते ही उन्हें तुरंत ही टेलीपोर्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने एक और चौंकाने वाला दृश्य देखा। कैथरीन वहां खड़ी उनका इंतजार कर रही थी, जबकि काला घोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ भयानक देखा हो। डेमियन को देखते हुए कैथरीन ने एक शैतानी मुस्कान बिखेरी, जिससे दोनों आदमी कांप उठे। तो फिर फाइनल में मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही वह चली गई, एथन ने डेमियन की ओर मुड़कर देखा। क्या वह उस औरत को काबू में करने की कोशिश कर रहा है? वाकई एक सच्चा मर्द।